आज का जो हमारा टॉपिक है वह संविधान की मूल अवधारणा पर आधारित है कि संविधान की मूल अवधारणा किस प्रकार आई और संविधान की मूल अवधारणा के लाने के पीछे क्या उद्देश्य थे और ये कैसे धीरे धीरे संविधान में यह आती चली गई। जिसके लिए दो महत्वपूर्ण वाद है, गोलकनाथ और केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में ही मूल और संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा आई कि संविधान का मूल ढांचा क्या था या संविधान की मूल अवधारणा क्या है। तो क्यों हुआ था? क्योंकि कल जब हमने पढ़ा था तो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि संविधान में मूल अवधारणा या मूल ढांचे का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी मूल ढांचे की अवधारणा संविधान में कितनी महत्वपूर्ण है। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के देहांत के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। मतलब कह सकते हैं कि गोलकनाथ का फैसला तब आया जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लेकिन 1967 में जो इंदिरा गांधी थी उनकी सरकार में स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन जब 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, तब उन्होंने सबसे पहले जो गोलकनाथ जजमेंट था इसको ही सबसे पहले उन्होंने निपटाया। और निपटाया कैसे कि गोलकनाथ जो निर्णय आया था, गोलकनाथ के निर्णय को पलटने के लिए संविधान में 24वां संशोधन किया गया। संविधान में 24वां संशोधन किया गया और गोलकनाथ के मामले को पलट दिया गया। सरकार ने जब 24वां संशोधन किया तो अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद जो 13 था जिसके बारे में हमने बात की थी, अनुच्छेद 13 में उन्होंने क्लॉज 4 जोड़ दी कि 13(4) उन्होंने जोड़ा और उसमें लिखा कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। मतलब कि अनुच्छेद 13 की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किसी भी संवैधानिक संशोधन पर नहीं लागू होगी। इसका मतलब ये है कि जिस वाद को गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहकर वाद निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि 24वें संवैधानिक संशोधन फिर यह बता देता है कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 दोनों पूर्णतया अलग अलग हैं। इस तरह से कह सकते हैं गोलकनाथ का मामला जो निर्णय था सर्वोच्च न्यायालय का, वह पूर्णतया शून्य कर दिया गया और फिर से वही स्थिति लागू हो गई जो गोलकनाथ के मामले से 1967 से पहले थी। इसीलिए 24वें संशोधन हो चुका था तो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया, ये मामला भी जो था वो केरल से जुड़ा हुआ था और ये जमींदारी या कहें भूमि अधिग्रहण के मामले से संबंधित था। केरल के एक मठ के संचालक केशवानंद भारती के मठ की भूमिका केरल भूमि सुधार अधिनियम 1969 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इस कानून को 29वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1972 के द्वारा नवी अनुसूची में डाल दिया गया। अब आपको याद ही होगा कि पहले संवैधानिक संशोधन की मदद से 31B के तहत नवी अनुसूची बनाई गई थी ताकि इस तरह के संवैधानिक संशोधनों को न्यायालय में चुनौती ना दी जा सके। केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका डाली और उन्होंने 25, 26 और 14 और 19(1)(f) के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की और उन्होंने साथ में ही अनुच्छेद 24वां संवैधानिक संशोधन और 25वां संवैधानिक संशोधन इन दोनों को असंवैधानिक बताया और कहा कि ये दोनों जो हैं वो संविधान के विपरीत हैं। 24वां संशोधन तो गोलकनाथ के फैसले को पलटने से संबंधित था, जबकि 25वां संशोधन जो था वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न आए, जैसे कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत
संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति असीमित है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सके क्या संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि सभी मौलिक अधिकारों को छीनने की सीमा तक भी संविधान बदला जा सकता है। और दूसरा था कि क्या अनुच्छेद 24 और 25 का संशोधन वैध है या अवैध है। तो केशवानंद भारतीवाद में संविधान की सबसे बड़ी संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बनी। इसमें 13 जज शामिल थे और यह निर्णय उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को यह निर्णय दिया और यह निर्णय जो था उन्हें 7:6 से दिया और अपने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि 24वां और 25वां संशोधन पूरी तरह से सही है। 25वें संशोधन के माध्यम से जो अनुच्छेद 31 जोड़ा गया था उसके दूसरे भाग में यह बताया गया था कि इस नीति के मतलब कि अनुच्छेद 31 के तहत बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। और दूसरा था संसद संविधान के किसी भी अंग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो, लेकिन संसद को हमेशा याद रखना होगा कि संविधान संशोधन की शक्ति संविधान को फिर से लिखने की शक्ति नहीं है, कि इस संशोधन की शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद नया संविधान नहीं लिख सकती है, ठीक है, केवल संशोधन कर सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना या मूल ढांचे की अवधारणा दिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 की मदद से संविधान में हर प्रकार का संशोधन कर सकती है, पर संसद जो है वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती और मूल ढांचा क्या होगा और क्या नहीं, इसे सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर बताता रहेगा। इस तरह संविधान की मूल संरचना की अवधारणा आई और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक अन्य शक्तियां दी। अब हर कानून बनाने से पहले संसद को यह बात सोचना पड़ता है कि कहीं संविधान की मूल संरचना को ठेस तो नहीं पहुंची है। अगर कानून के संविधान की मूल संरचना के अंतर्गत कानूनों की समीक्षा करने का जो है वो अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को मिल गया। जनता को इससे फायदा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की ये शक्ति जो है वो सरकार को कभी तानाशाह नहीं बनने देगी और परिणाम स्वरूप जो है लोकतंत्र और जनता का हित सुरक्षित रहेगा। अगर 1973 के बाद से लेकर अब तक सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे के कई तत्वों को सामने रखा है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी संसद कोई कानून बनाती है और संविधान की सर्वोच्चता को खत्म करती है या खत्म करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकती है। और दूसरा है भारतीय राजनीति की लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक या गणराज्य की प्रकृति। कानून का शासन, सुप्रीम कोर्ट में के न्यायिक समीक्षा का अधिकार, संविधान का संघीय स्वरूप, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की गरिमा और स्वतंत्रता। और कुछ अनुच्छेद हैं जैसे अनुच्छेद 32, 136, 141, 141, 142 और 226 और 227। जो 32, 136, 142, 141 जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं और 226 और 227 जो हैं वो उच्च न्यायालय की शक्तियां हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो ढांचे हैं वो मूल ढांचे में आते हैं और कौन कौन से जो हैं वो मूल ढांचे में नहीं आते हैं। अब जैसे केशवानंद भारतीवाद हुआ था, जब केशवानंद भारतीवाद हुआ था तो सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ तत्वों को मूल ढांचा माना, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को मूल ढांचा माना केशवानंद भारतीवाद में। और शक्तियों का बंटवारा जो था वह केंद्र और राज्यों के बीच ना होकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच माना। और सरकार का लोकतांत्रिक और गणराज्य स्वरूप इसे भी मूल ढांचे में रखा। और संविधान का संघीय और संसदीय, भारत की संप्रभुता और एकता और व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा एक केशवानंद भारतीवाद में आया। फिर एक वाला आया था
इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण मामला जो था वो 1975 में आया था। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निष्पक्ष चुनाव, इसमें निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं, और अवसर की समानता, अवसर की समानता और व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा, इन शब्दों को उन्होंने कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले में मूल ढांचे की लिस्ट में जोड़ा। फिर मामला आया था मिनर्वा मिल्स वाद 1980। इस मामले में संविधान के संशोधन करने की सीमित शक्ति, मूल अधिकारों और नीति निर्देशों के बीच एक संतुलन, और यहां भी न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचा कहा गया। फिर एक मामला आया था सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड 1980 में। 1980 में यह कहा था कि न्याय तक प्रभावी पहुंच जो है, न्याय तक प्रभावी पहुंच इस बात से सामने आया। फिर आया है भीम जी सिंह मामला, यह आया था 1981 में। इस मामले में कहा था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है, उस जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय है, वो मूल ढांचे के हिस्से हैं। फिर आया था एसपी संपत कुमार मामला, एसपी संपत कुमार मामला। इस मामले में जो ये आया था 1987 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन को मूल ढांचे का एक भाग माना, और इसी के बाद इंदिरा साहनी वाद 1992 में आया, इसको भी कानून का शासन माना। कुमार पद्म प्रसाद मामला 1992, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मूल ढांचा माना। रघुनाथ राव मामला 1993, इस वाद में भारत की एकता और अखंडता और समानता के सिद्धांत को मूल ढांचा माना। जबकि एसआर बोम्मई मामला बनाम 1994 में, इसमें संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मूल ढांचा माना। चंद्र कुमार के मामले में जो 1997 में हुआ था, इसमें उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 और 227 को मूल ढांचा माना। और इंदिरा साहनी मामला 2000 था, इसमें समानता का सिद्धांत को मूल ढांचा माना। फिर है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन मामला 2002, इसमें स्वतंत्र न्याय प्रणाली को सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का। फिर एक वाद आता है राम जेठमलानी मामला 2011, इस मामले में अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मूल ढांचे का एक भाग माना। तो ये था संविधान का मूल ढांचा।